हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो यूकेएसएससी ने एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि वन दरोगा का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो वन दरोगा का एग्ज़ाम है वो आपका अगले महीने जुलाई में होने वाला है। तो इस बारे में हमने 2 चैप्टर आपके डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ, और दूसरा चैप्टर पढ़ा था जो कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसी में आगे आता है आपका तीसरा चैप्टर, परमाणु एवं अणु। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इसमें आता है रासायनिक संयोजन के नियम। तो इसमें जो पहला आता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा आता है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये दोनों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और हम आज भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो आया आगे आपका गणितीय अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैर-उष्णिक का गैसीय आयतनों का नियम। तो ये जो है हम आगे की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को यह सिद्ध करता है इसके बारे में, और पारस्परिक अनुपात के नियम को यह सिद्ध करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अणु, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयन। ठीक है। और उसके बाद मोल संकल्पना। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, जो आता है आपका पहले विषय वस्तु जो है, इसमें जो आएगा आपके जो रासायनिक संयोजन के नियम होंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, फिर परमाणु हो गया, अणु हो गया और उनके जो गुणधर्म होते हैं, आयन वगैरह हो गए, और विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। ठीक है। तो देखो, जो रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं उसमें मोस्टली 5 तरह के आते हैं। तो इसमें जो पहला आता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा हो गया स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद गणितीय अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात और गैर-उष्णिक का नियम। या ये जो है आपकी उच्च कक्षाओं में डिस्कस होगा, तो इस बारे में यहाँ पे नहीं है इस एनसीईआरटी में क्लास 9th में। तो देखो, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम के अनुसार जो है द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। ठीक है। तो जो द्रव्यमान है उसको ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो इस नियम का यह मतलब होता है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके अनुसार दूसरा पॉइंट है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। तो जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो इस प्रकार से हम द्रव्यमान का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है जोड़कर उसे अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। यानी जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है A+B, और उसके बाद जो AB बना। ठीक है। तो जैसे आपका एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं पानी का। ठीक है। तो जैसे H2 का द्रव्यमान हो गया और ऑक्सीजन का, तो ये क्या बनेगा, ये H2O बनेगा। ठीक है। यानी ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो इसका 2 हो गया। ऑक्सीजन का आपका द्रव्यमान 16 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है। तो 18 जो है एटॉमिक मास इसका द्रव्यमान होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पे। जैसे सोडियम कार्बोनेट है और एथेनोइक अम्ल है, तो इसको अगर हम जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये आपका सोडियम एथेनोइट बन जाता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और प्लस आपका जल बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल जो है आपका ये पदार्थ है। उसके बाद जो आपका इससे प्रोडक्ट निकलेगा, जो आपका उत्पाद होगा, वो आपका सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस आपका जल भी इसमें होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो देखिए, जो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम के अनुसार इस प्रकार से ये देख सकते हैं हम कि सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान और एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान जो होगा वो आपका सोडियम एथेनोइट के द्रव्यमान और कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान और जल के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी आपका जो ये है A+B = AB का जो होगा, तो यानी जो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा।
तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका द्रव्यमान ना तो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, बल्कि ये एक रूप से जो है दूसरे रूप में चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे आता है आपका दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम के अनुसार जो है शुद्ध रासायनिक यौगिक जो है सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिससे वह मिलकर निर्मित हुआ है, और इन तत्वों का द्रव्यमान अनुपात भी सदैव समान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कोई भी शुद्ध यौगिक होगा तो सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिससे वह मिलकर निर्मित हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया, तो इस अगर ये H2, ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जैसे हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा तो ये बन के H2O ही बनाएंगे, यानी H का जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो यहाँ पे है, ऑक्सीजन का परमाणु वो यहाँ पे भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये H2+O की यहाँ पे अगर अभिक्रिया कराएं तो ये आपका हीलियम का परमाणु नहीं बन सकता यहाँ पे। ठीक है, जो उत्पाद होगा वो आपका हीलियम नहीं बन सकता या नाइट्रोजन नहीं बन सकता, तो ये कुछ और दूसरा नहीं बन सकता है, जो कि प्रोडक्ट होगा वो इसी का आएगा। आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर संयोग होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कुछ उत्पाद बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह यहाँ पे भी दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए जहाँ जैसे यहाँ पे 18 ग्राम अगर H2O है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन आपका इसमें होगा। ठीक है, तो जो आपका जैसा कि मैंने आपको बताया था H2+O हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो आपका 1 यूनिट होता है इसका मास, और अगर 2 परमाणु है तो इसके 2 मास होगा और इसका 18 होगा, तो इसका नहीं ऑक्सीजन का 16 होगा, तो ये टोटल 18 मास बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर H2 और O का अनुपात निकालें तो ये H2 का अनुपात हो गया आपका 2 और ऑक्सीजन का अनुपात हो गया आपका 16। ठीक है, तो जो ये अनुपात आएगा ये आपका 1:8 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाता है। आगे चलते हैं, जो है आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, तो देखो जो डाल्टन थे उन्होंने एक परमाणु सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उनके नियम के अनुसार ये दोनों नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका पहला पॉइंट आता है आपका सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो जितने भी द्रव्य होते हैं या जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे आता है का परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही इनमें इनका विनाश होता है। यानी जितने भी द्रव्य हैं इनको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान सिद्धांत संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो अगला था, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो जितने भी दिए गए परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होगा। जैसे हाइड्रोजन का है तो अगर ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो इसका जो परमाणु भार होगा वो आपका इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी तीनों के सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर इसका परमाणु भार 1 है तो इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु है तो उसका भार भी 1 ही होगा। जैसे हीलियम है तो हीलियम का परमाणु भार अगर 2 है तो दूसरा वाला जो हीलियम परमाणु होगा इसका परमाणु भार भी 2 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे समझाया गया है। अगला पॉइंट आता है आपका भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई भी परमाणु होंगे, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, और दूसरा आपका ले लो नाइट्रोजन ले लो। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पे परमाणु होंगे इसके ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग होंगे और आपका जो नाइट्रोजन है इसके गुणधर्म आपके अलग होंगे। ठीक है, तो जितने भी परमाणु होंगे उनके गुणधर्म क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे। यह नियम आपका स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध करता है। ठीक है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम होगा और इससे पहले जो द्रव्यमान का नियम था वो आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अगला पॉइंट आता है आपका भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे आपके, जो भिन्न भिन्न तत्व परमाणु होंगे वो परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये आपका
एक पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। या तो पूर्ण संख्या मतलब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये आपका आधा परमाणु हो गया, ये आपका या 2.5 परमाणु हो गया, 3.5 परमाणु हो गया, इस प्रकार से नहीं होंगे। ये पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका संयोग करेंगे और नए यौगिक का निर्माण करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका परमाणु। तो देखिए यार, परमाणु किसको कहते हैं बेसिकली। तो जो परमाणु होता है वो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म को बदले उस अभिक्रिया को में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जो आपका कोई भी परमाणु होता है, तो परमाणु क्या है, सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपने बिना रासायनिक और भौतिक गुणधर्म को बदले अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। तो कोई भी परमाणु है वो अपने ना तो भौतिक गुणधर्म बदलेगा और ना ही आपके रासायनिक गुणधर्म बदलेगा, ठीक है, ना ही आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदलेगा, ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज को अपने आपके बदलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वह अभिक्रिया में भाग लेता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपका आता है, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है, उन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। तो परमाणु जो है आपका बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिन्हें कि सूक्ष्मदर्शी से भी आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट आपका आता है, सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है आपकी 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है उसकी त्रिज्या होगी आपकी 0.37 इंटू 10⁻10 मीटर। तो आप इसको याद रखना है, ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। और अगला जो है आपका या तो 0.037 नैनोमीटर। तो इन दोनों में से कोई भी आपका डाटा एग्जाम में आ सकता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 1 नैनोमीटर होता है आपका, वो आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी 1 नैनोमीटर 10⁻⁻10 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगला आता है आपका IUPAC द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह। तो जो IUPAC है, अब देखते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये इसका आपका फुल फॉर्म है। तो जैसे आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम को जो है आपका Al से सिद्ध करते हैं, आर्गन हो गया आपका Ar हो गया, ठीक है, आपका बेरियम हो गया आपका Ba हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया Ca, क्लोरीन हो गया Cl और कोबाल्ट हो गया CO, आपका लेड हो गया Pb, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर जैसे आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के नाम पे ही आपका Al है, ये यहाँ पे तो सही है। इसमें जो होता है आपका जो पहला होता है, पहला अक्षर वो आपका कैपिटल रहता है और दूसरा अक्षर आपका स्मॉल लेटर का रहता है। तो जैसे एल्यूमिनियम का है Al, तो ऐसे अगर आप लेड का देखें तो लेड का ये है, तो लेड का जो नाम है वो आपका वैसे होना तो L से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये L से नहीं होता है, ये आपका Pb है। तो ये इसका जो है कई साइंटिफिक नामों की वजह से होता है, क्योंकि आपका जो कई वैज्ञानिक होते हैं, जो जैसे ग्रीक के वैज्ञानिक हो गए आपके, ठीक है, जर्मनी के हो गए, तो फ्रेंच के हो गए, इस प्रकार से जो वैज्ञानिक होते हैं उनके नाम पे जो वो रखा रहता है। तो इस प्रकार से जो लेड हो गया तो लेड को हम Pb इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं, कॉपर का आपका Cu हो गया, ठीक है। तो कॉपर में जबकि U नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें इसका जो सिंबल है वो आपका Cu हो गया। अगला है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का F हो गया। गोल्ड है जैसे, तो गोल्ड का देख लो, गोल्ड का आपका Au है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का तो H है। उसके बाद लोडिन हो गया, इसका I है। आयरन का हो गया Fe, ठीक है। आयरन का जो नाम होता है वो फेरियम होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आयरन का IRON, लेकिन इसका जो है सिंबल जो है आपका Fe से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। नाइट्रोजन को हो गया N, ऑक्सीजन को हो गया O, पोटेशियम को हो गया K, जैसे कि पोटेशियम में भी ये होता है K है। सिलिकॉन में हो गया Si, सिल्वर में हो गया Ag, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, सिल्वर का जो है Ag है। सोडियम का हो गया Na और जिंक का हो गया Zn, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये परमाणु
सिंबल जो है ये है स्वीकृत हो रखे हैं, ठीक है, IUPAC द्वारा। अगला है आपका किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका जो है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो किसी भी तत्व, जैसे कोई भी तत्व होगा, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कैल्शियम है या कुछ भी है, तो जो भी तत्व होगा आपका, उसका जो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा तो वह उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालें तो H2 का नहीं निकालेंगे आप। हाइड्रोजन का एक परमाणु का, अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो आपका एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा एक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अगला आता है 1961 में जो है IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को परमाणु का द्रव्यमान मापक बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से U को जो है परमाणु द्रव्यमान का मापक बनाया था, ठीक है। तो जैसे ही परमाणु द्रव्यमान को मापेंगे तो इसकी यूनिट आपकी U होगी, यानी एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए आगे आता है आपका परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसकी इकाई C12 के समस्थानिक, यानी जो कार्बन होता है उसके, जो कार्बन का एक समस्थानिक होता है C12, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो 1/12 हिस्से के बराबर होता है। तो जो एक परमाणु का अगर द्रव्यमान इकाई की बात की जाए तो जैसे C12 इंटू, तो इसका जो है 1/12वां भाग आपका एक यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। किसी भी परमाणु का जो अगर एक इकाई द्रव्यमान निकालना है तो इकाई द्रव्यमान आपका कार्बन के जो कार्बन का 12वां समस्थानिक है इसके 1/12वें हिस्से के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कोई ये कार्बन का आपका परमाणु है, ठीक है। तो कार्बन के परमाणु इसके 12 हिस्से करेंगे पहले, ठीक है। तो इसके जो 12 पार्ट हैं, तो इसमें जो है इसका जो इकाई द्रव्यमान होगा, ये देखिए आप, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, तो इसके बराबर जो आपका इकाई द्रव्यमान होगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई यह होगी, जो आपकी कार्बन के 1/12वें हिस्से के बराबर होती है। अगला आता है आपका, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए एक यूनिट जो है कार्बन की वो 1/12 कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के बराबर होगी। तो जो आपकी एक यूनिट की वैल्यू होती है वो आपकी आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो इतना आपका ये एक परमाणु का भार आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻17 kg। इस प्रकार देख सकते हैं आप, जैसे ये है हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो आपका 1/12 कार्बन के 1/2वें हिस्से के 12वें भाग के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप नाइट्रोजन का देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 1 ही होता है। इस प्रकार से आप नाइट्रोजन का देख सकते हैं, तो नाइट्रोजन का आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये कुछ परमाणु और उनके कुछ तत्व और उनके जो परमाणु द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का हो गया आपका 1, कार्बन का हो गया आपका 12, क्योंकि कार्बन का 12 है, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का हो गया आपका 14, ऑक्सीजन का हो गया 16, सोडियम का हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का हो गया 24, सल्फर का हो गया 32, क्लोरीन का हो गया आपका 35 और कैल्शियम का हो गया आपका 40, ठीक है। अगला आ गया परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो जो आपके परमाणु होते हैं वो किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं। तो ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते हैं। यानी जो कोई भी परमाणु होते हैं, अधिकतर जो परमाणु होते हैं वो क्या रहते हैं, अधिकतर क्रियाशील, यानी किसी भी दूसरे परमाणु के साथ क्रिया कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्तावस्था में पाए जाते हैं। तो जो केवल निष्क्रिय गैसें होंगी आपकी, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी गैसें होंगी यही आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण आप। इस प्रकार से निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़
अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो जो गैसों के परमाणु होते हैं वो आपके या तो तत्वों के परमाणु के रूप में होंगे या तो अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। परमाणु होंगे जो वो आपके या तो अणु का निर्माण करेंगे या तो फिर आयन के रूप में होंगे। तो जैसे परमाणु के रूप में कैसे रह सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन का परमाणु है एक, और एक आप जैसे आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन का 1 परमाणु हो गया। तो ये कहीं अगर ये साथ में रहेंगे तो ये अभिक्रिया कर देंगे, अभिक्रिया करेंगे, ये यहाँ पे जल बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये H2O का निर्माण यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके क्या है, ये निष्क्रिय गैसें नहीं है आपकी। जो निष्क्रिय गैसें होंगी वही आपकी स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये आपका पानी का निर्माण कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे आयन है आपका, या तो आयन का निर्माण कर देंगे। इसी प्रकार जैसे ये आपका ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है, तो इस पर जो ये तो अभी न्यूट्रल रहेगा जैसे, ठीक है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे कोई अन्य हाइड्रोजन है यहाँ पे जैसे, तो जैसे ऑक्सीजन का परमाणु है, तो हो सकता है यहाँ से अगर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, इसका आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये धनायन का निर्माण कर देगा। इसी प्रकार से अगर ये प्रोटॉन को दे देता है, ठीक है, तो प्रोटॉन को अगर ये दे देता है तो आपका ये इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। अगला आता है आपका परमाणु। तो परमाणु की 2 स्टेज होगी, आयन और अणु, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया है, फिर से देखते हैं इसको। देखिए, किसी अणु का निर्माण या तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। तो जो कोई भी अणु होता है उसका निर्माण आपका 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। तो कोई भी अणु होगा, अगर अणु का निर्माण क्या होता है, या तो उसमें 2 परमाणु होंगे या 2 से अधिक परमाणु होंगे, जो कि आपका केमिकल बॉन्ड उत्पन्न करने के कारण होगा, ठीक है। तो जो रासायनिक बंध होगा उसके कारण ही यह उत्पन्न होगा। अगला पॉइंट है आपका, अणु जो है तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो अणु जो है आपकी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो कि आपका स्वतंत्र रूप में रह सकता है, यानी तत्वों को छोड़ के, तत्वों को छोड़ दें तो अणु जो है पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो आपका स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि परमाणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है या अणु, तो आपका आंसर होगा अणु जो है आपका स्वतंत्र रूप में रह सकता है और उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो यानी जिस पदार्थ का परमाणु होगा आपका, उसी के गुणधर्म आपका ये यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। जैसा कि H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जैसे H2O क्या है, ये आपका परमाणु नहीं है, ये आपका क्या है, अणु है, ठीक है। तो परमाणु आपका केवल H2 हो गया या तो केवल ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। ये परमाणु है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। लेकिन इससे अगर आगे बात की जाए तो ये आपका अणु है, ये आपका H2+O है, ये आपका अणु है। अणु आपका वह होता है जो कि आपका 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है, ठीक है। तो इसमें एक हो गया आपका हाइड्रोजन का परमाणु, एक हो गया आपका ऑक्सीजन का। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु है इसमें, तो इस प्रकार से ये आपका अणु कहलाता है। तो ये जो है H2O के जितने भी H2O के गुणधर्म होंगे उन सभी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो जैसा आपका कहीं का भी पानी हो गया, अगर आपका समुद्र का पानी हो गया जैसे, ठीक है, आपका नदी का पानी हो गया या आपका पीने का पानी है, लेकिन वो है क्या, वो रियल में तो H2O ही है। तो वो आपके जो है सारे H2O के गुणधर्म को आपका प्रदर्शित करेगा, चाहे वो समुद्र का पानी हो गया, चाहे नदी का पानी हो गया, चाहे पीने का पानी हो गया, या आपका चाहे गंदा पानी है, ठीक है। तो वो भी आपका नालियों का पानी है, तो वो भी आपका H2O के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा। अगला आता है, किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारणवश हो सकता है, ठीक है। तो अणु का निर्माण जो है आपके परमाणु के भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध के कारण हो सकता है। आगे आ जाता है अणु आपका। तो अणु जो है आपका इस एक तरह की परमाणुओं से निर्मित होता है, ठीक है। तो अणु आपका एक तरह के परमाणुओं से निर्मित होता है और भिन्न तरह के परमाणुओं से भी निर्मित होता है, उन्हें आपका यौगिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे H2O आपका यौगिक हो गया,
तो देखिए आगे आता है आपका परमाणु। तो जो आपका परमाणु होगा वो आपका दो टाइप के होंगे, एक तो आयन होगा, एक आपका अणु होगा, ठीक है। तो आयन बेसिकली उसको कहेंगे जैसे आपका कोई परमाणु है, ठीक है। तो जैसे आपका हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन के परमाणु में अगर आपका हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु होगा, इस पे जैसे एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक आपका प्रोटॉन होगा। अगर ये किसी को प्रोटॉन दे देता है, ठीक है, तो प्रोटॉन दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव आयन, तो इसको क्या बोल देंगे, ऋण आयन बोल देंगे बेसिकली, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन का परमाणु अगर आपका इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने से इसको जो है धनायन कहते हैं। इसी प्रकार से अगला आता है आपका अणु। तो देखते हैं अणु। तो अणु में जो आपका आता है वो आपका किसी अणु का निर्माण जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। तो जो किसी भी अणु का निर्माण, जैसे अणु हो गया, तो अणु किसको कहेंगे, जिसमें आपका दो परमाणु होंगे। जैसे ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है तो इसको अणु नहीं कहेंगे, इसको केवल परमाणु कहेंगे। अगर दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आपका अणु बोल सकते हैं, ठीक है। तो अणु जो है आपका बेसिकली दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, ये दो परमाणु हो गया आपके, तो इनके बीच आपका रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। तो इनके बीच जो भी रासायनिक बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, उसी कारण यह उत्पन्न होने के कारण होता है। अगला पॉइंट आता है आपका अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। तो अणु क्या है, पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है जो कि आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है, और जो है पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रेक्षित करेगा। तो जो अणु है आपका वो आपका किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है जो आपकी स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अणु या परमाणु जो भी है आपका स्वतंत्र अवस्था में कौन सा रह सकता है, तो आपका आ जाएगा आंसर अणु। अणु जो है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है जो आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आगे आता है जैसे कि H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रेक्षित करता है। तो जैसे H2O है, ठीक है, तो इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन के हो गए और एक ऑक्सीजन को हो गया। तो ये आपका अणु जो है जल के जितने भी गुणधर्म होंगे ये आपके सारे सबको प्रदर्शित करेगा। जैसे पानी होता है ना, सी वाटर हो गया, जैसे आपका समुद्र का पानी हो गया, आपका रिवर वाटर हो गया, नदी का पानी हो गया, और आपका जो घर में पीने का पानी होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह। तो जितना भी ये, अगर ये तीनों तो है ही H2O ही है, ठीक है। या आपका जैसे नालियों का पानी हो गया, कहीं नाली का पानी, तो है क्या ये तो H2O ही है। तो ये आपके सारे जो पानी के जो भी गुणधर्म होंगे इन सबको फॉलो करेगा, ठीक है। चाहे आपका गंदा पानी है चाहे आपका अच्छा पानी है, इससे यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो पानी किस टाइप का है, लेकिन है पानी तो यह H2O के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा। आगे आता है किसी भी अणु का निर्माण जो है एक ही तरह के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। तो जो किसी भी अणु का निर्माण होगा वो या तो आपका एक ही तरह के परमाणु होंगे या तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण हो सकता है। जैसा कि हाइड्रोजन के परमाणु हो गया आपके दो, या आपके ऑक्सीजन के परमाणु मान लो, अगर आपके जो ऑक्सीजन के परमाणु है, ठीक है, तो ये आपके ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए। तो अगर ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन के परमाणु है, इनके बीच अगर केमिकल बॉन्डिंग होती है या रासायनिक बंध होता है किसी प्रकार का, तो ये आपका O2 हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका अणु हो गया, ठीक है। तो ये आपका अणु कहलाएगा। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा आ गया H2 और एक हाइड्रोजन आ गया, एक आपका ऑक्सीजन का परमाणु आ गया, तो ये आपका यौगिक कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसको यौगिक भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आधार पे जो है अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो एक तरह के परमाणुओं से निर्मित, ठीक है, तो अणु जो है दो टाइप के होते हैं। पहले तो एक तरह के परमाणुओं से निर्मित, जैसा आपका हाइड्रोजन हो गया, तो ये आपके H2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक ही तरह के परमाणु हो गए, इसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। दूसरे अणु आते हैं आपके भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित, जो कि भिन्न तरह के होंगे परमाणु। जैसे भिन्न तरह के हो गया आपका H2 हो गया, O हो गया, तो ये आपका भिन्न तरह के H2 जो हाइड्रोजन है वो दूसरा अलग परमाणु है, ऑक्सीजन का अलग परमाणु है, तो ये भिन्न भिन्न तरह के परमाणु है।
तो इससे H2O बना, तो इस प्रकार से आपका ये आपका यौगिक कहलाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया और आपका क्लोरीन हो गया, तो ये आपका NaCl बना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो होते हैं इनको यौगिक भी कहा जाता है। आगे आता है परमाणुकता। तो किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। तो किसी भी अणु, जैसे कोई भी अणु होगा उसमें उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होगी उसको आपका परमाणुकता कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये हाइड्रोजन का अणु है, इसमें अगर H2 है ये, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो इसमें आपके 2 परमाणु होंगे, तो इसकी परमाणुकता होगी आपकी 2। अगर ऑक्सीजन हो गया, जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसकी परमाणुकता कितनी है? इसकी परमाणुकता आपकी 1 है। 1 इसलिए है क्योंकि ये आपका एक ही परमाणु है, तो जितने परमाणुओं की संख्या होगी उसी को परमाणुकता कहेंगे। जैसे ये आ जाता है यहाँ पे, तो जो आर्गन है आपका एक परमाणुक है। हीलियम हो गया आपका, ये आपका हीलियम है, एक परमाणुक है। ऑक्सीजन हो गया आपका O2, तो ये आपका 2 परमाणुक हो गया। फिर आ गया हाइड्रोजन हो गया, ये आपका 2 परमाणुक हो गया। ठीक है, फिर आ गया आपका फास्फोरस हो गया, ये आपका आ गया 4 परमाणुक वाला हो गया। ठीक है, सल्फर आ गया, ये आपका बहुपरमाणुक हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादा परमाणु रहते हैं। इसी प्रकार से किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र है, उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अब देखिए, जो रासायनिक सूत्र होता है इसको पढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो जो रासायनिक सूत्र होता है यह आपकी संगठकों की संयोजकता या आवेश के बराबर होने चाहिए। तो जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो आपका संगठक होगा कोई भी, जैसे H2O है या CaO है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसके आवेश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसकी संयोजकता। अगला आता है धातु एवं अधातु के यौगिक जो हैं आपके रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को उसके बाद। तो जैसे अगर धातु और अधातु के यौगिक की अगर रासायनिक सूत्र की संरचना लिखी जाए तो पहले किसको लिखा जाता है? पहले आपका धातु को लिखा जाता है, फिर आपका अधातु को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके उदाहरण ये हैं, जैसे CaO हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। दूसरा आ गया आपका NaCl, ये सोडियम हो गया आपका, ये आपका क्लोरीन हो गया। CuO हो गया, ठीक है, ये कॉपर हो गया, ये आपका O हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे आ गया आपका बहुप्रमाणिक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजन अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अगर जिसमें ज़्यादा परमाणु होते हैं उसको आपके नीचे से ब्रैकेट में लिखते हैं पीछे से। जैसे ये हो गया आपका OH2 होल ट्वाइस बोलते हैं इसको। ठीक है, CaOH हो गया, तो ये आपका होल ट्वाइस के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका NH4 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका अमोनिया, तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ पे होल ट्वाइस के रूप में लिखा जाएगा। जैसे आपका सल्फर हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। आगे आता है आपका आणविक द्रव्यमान। तो जो आणविक द्रव्यमान होता है किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़े परमाणु के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। तो किसी भी जैसे कोई भी एक अणु होगा उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे उनके द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान की इकाई होता है। तो जो परमाणु का जो आणविक द्रव्यमान होगा उसे भी हम U से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो गया द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का आपका 2 हो गया। ठीक है, और आपका जो आगे आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिसका एक द्रव्यमान है, इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन H2O है, तो हाइड्रोजन का जो एक परमाणु का है 1 है, तो ये आपका 2 परमाणु है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो है आपका 16 है, एक परमाणु का द्रव्यमान आपका 16 है, तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा 18। ठीक है, तो इसका जो है 18 यूनिट या 18 एटॉमिक मास यूनिट इसका जो है आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अगला आता है आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान वह कहलाता है किसी भी पदार्थ की सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान
द्रव्यमानों का योग होता है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान बेसिकली उसको कहेंगे जैसे आपका जो है किसी भी इकाई का द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो उसके सभी संगठक के परमाणु के द्रव्यमानों का योग होगा, ठीक है। तो जो जितने भी संगठक हैं आपके, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उनके जितने भी परमाणुओं का द्रव्यमान का योग होगा उसको हम आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान कहेंगे। उदाहरण आप देख सकते हैं। अब देखिए सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में केवल यह अंतर है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। तो जिसका आयन होगा उसके ही द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका आ गया यहाँ पे, ये देख सकते हैं NaCl का द्रव्यमान। तो NaCl का जो द्रव्यमान है 1 Na पॉजिटिव का द्रव्यमान, Na क्या है यहाँ पे, धनायन है, तो उसका द्रव्यमान जो धनायन का द्रव्यमान है। और आपका प्लस में आ गया आपका 1 Cl यानी क्लोरीन का आपका द्रव्यमान। तो NaCl का आपका द्रव्यमान जो आया आपका 1 जो सोडियम का द्रव्यमान था जो धनायन था उसका द्रव्यमान आ गया 23। उसके बाद आ गया आपका 1 × 35.5। उसके बाद NaCl का आपका टोटल द्रव्यमान हो गया आपका 58.5 यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि NaCl का जो द्रव्यमान होगा वो आपका 58.5 आपका इसका द्रव्यमान होगा। अगला आता है आपका रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो जो रासायनिक सूत्र लिखते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो उसके नियम इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले आता है तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो है आपके तत्व होंगे उनके परमाणु चिन्हों को लिखा जाता है, ठीक है। तो जो आपके तत्व होंगे जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का चिन्ह आपका H है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट है अब इन चिन्हों के नीचे इसकी संयोजकता को लिखा जाता है। तो इसकी संयोजकता जैसे 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका अब संयोजित परमाणुओं को संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। तो उसके बाद इसको क्रॉस करते हैं, आगे दिखाएंगे इसको। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है और दूसरा परमाणु पहले की परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से आता है जैसे ये Na2 हो गया, ठीक है, Cl3 हो गया। तो इस प्रकार से जैसे इसकी संयोजकता 2 होगी, इसकी 1 होगी, तो ये आपका यहाँ चले जाएगा, ये आपका यहाँ चले जाएगा, आपका क्रॉसिंग होता है। तो संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा हमने, ये देखिए यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, H2S। तो इसकी अगर आपकी बात करें तो ये देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की संयोजकता आपकी 2 है जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो सल्फर है इसकी संयोजकता आपकी 1 होगी। तो इसकी संयोजकता 2 होगी तो यहाँ पे लिखेंगे H2S1, ठीक है, H2S1 यानी H2S 1 को हम लिखते नहीं हैं तो H2S हो गया इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी प्रकार से आपका जो आता है आपका C2O4 हो गया जैसे, ठीक है। तो C2O4 यानी आपका ये क्या हो गया, जैसे C2O4 है तो इसकी जो है आपकी 2 होगी, इसकी आपकी 4 होगी, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये 2 और 4 है तो ये आपका कट जाएंगे, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ठीक है 1 2 यानी C का आपका बेसिकली 1 हो गया और O का आपका 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ ऐसे लिखते हैं। अगला आ जाता है आपका HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे संयोजकता 1 होगी और क्लोरीन की भी यहाँ पे जो है आपकी 1 होगी। तो इस प्रकार से ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। आगे आता है आपका CCl, ठीक है। तो CCl में आपका C की जो आपकी आ गया कैल्शियम की, वो आपकी नहीं, कार्बन के आगे आपकी संयोजकता 1 और Cl के आगे आपकी 1। तो इस प्रकार से जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन की यहाँ पे 1 है तो इसकी 4 है तो इसलिए इसको CCl4 ही लिखेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से आराम से देख सकते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका आगे आयन। तो देखो आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक अवश्य उत्पन्न रहता है। तो बेसिकली आयन क्या होता है आपका, या तो धनायन होगा या तो आपका ऋणायन होगा। तो पहले आता है आपका धनावेशित आयन। तो जैसे सोडियम का आयन हो गया आपका Na पॉजिटिव, पोटेशियम का हो गया, कैल्शियम का हो गया आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम का हो गया, इस प्रकार से।
फिर आता है आपका ऋणायन। ऋणायन में ये हो गया क्लोरीन का, हो गया आपका सल्फर का, हो गया ठीक है, हाइड्रोक्साइड का हो गया, उसके बाद जो आपका कार्बोनेट का हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए आयन जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, सरल आयन और यौगिक आयन। तो सरल आयन में आपका आवेशित परमाणु कण होता है, जो आपका जैसे आवेशित परमाणु कण यहाँ पे जैसा आपका मैग्नीशियम का परमाणु है, तो ये आपका क्या है, आवेशित है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है दूसरा आपका NH, ठीक है, अमोनियम आयरन है, तो अमोनियम आयरन ये भी आपका पॉजिटिव है। उसके बाद आगे आता है आपका जो कार्बोनेट का है, कार्बोनेट का आयन हो गया आपका CO2 निगेटिव। तो 2 निगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि दो आपका यहाँ पे ऋणायन है, ठीक है। आगे आता है आपका सल्फर का आयन, ठीक है, तो सल्फेट का आयन। तो सल्फेट का आयन इसमें भी आपका 2 निगेटिव चार्ज है, यानी ये ऋणायन है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयनिक यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र हैं वो आपके Na हो गया, तो Na में अगर 2 निगेटिव चार्ज है तो ये आपका यहाँ पे 2 आ गया। फिर जो CO3 है इस पर आपका 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको लिखेंगे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कई बार आपसे सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका हो गया NaCO3। एल्यूमिनियम सल्फेट का हो गया Al2SO4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, या इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इसके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। अगला आता है आपका टॉपिक, वो है आपका मोलर द्रव्यमान। तो देखो यार, मोलर द्रव्यमान किसको कहेंगे, तो मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है। तो जैसे कोई भी पदार्थ है उसके जो एक मोल कण होंगे, ठीक है, तो जो एक मोल कण का जो टोटल द्रव्यमान होगा उसको ही हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो जो एक मोल कणों का द्रव्यमान होगा उसको मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो देखिए मोलर द्रव्यमान एक मोल पदार्थों के कणों का द्रव्यमान, तो एक मोल में जितने आपके कण होंगे उनका द्रव्यमान आपका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। तो मोलर द्रव्यमान में आपके जो है 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पदार्थों के कण उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका 6, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए मोलर द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 पदार्थ कणों के जो द्रव्यमान होगा वो आपका एक मोल के बराबर कहलाएगा, ठीक है, यानी मोलर द्रव्यमान। अब देखिए जो यहाँ पे है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका एक यूनिट है, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन का आपका 1 ग्राम पर मोल, तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का जो है आपका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो जो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होगा वो आपका 1 ग्राम पर मोल होगा। उसी प्रकार से आपका नाइट्रोजन का आ जाता है। तो नाइट्रोजन का जो है आपका जैसे 14 एटॉमिक मास यूनिट इसका परमाणु द्रव्यमान है, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 14 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसके एक मोल में आपके 14 ग्राम आएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सल्फर का दिया है, HCl का दिया है, HCl का यहाँ पे मोलर द्रव्यमान, तो ये आपका हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होगा प्लस क्लोरीन का जो आपका मोलर द्रव्यमान होगा। तो इस प्रकार से जैसे HCl है, तो HCl बेसिकली बना किससे है, एक तो हाइड्रोजन हो गया इसमें, एक हो गया आपका क्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान हो गया एक, उसके बाद आपका क्लोरीन का जो मोलर द्रव्यमान हो गया 35.5, तो इसका जो टोटल योग होगा 36.5, तो ये इसका आपका मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो 36.5 आपके इसमें ग्राम आपके इसमें एक मोल में होंगे। अब देखिए मोल संकल्पना, आगे आता है मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना ये है कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 कण यानी परमाणु अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, उनका समूह है, ठीक है। इस प्रकार से एक मोल परमाणु में आपके 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला आता है एक मोल अणु। तो जो एक मोल अणु में आपके इतने अणु होंगे। अगर एक मोल परमाणु है तो उसमें उतने क्या होंगे, परमाणु ही होंगे, ठीक है। कितने 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अगर आपका एक मोल अणु आता है तो उसमें आपके इतने अणु ही होंगे, ठीक है।
तो जैसे 1 मोल ऑक्सीजन हो गया तो इसमें 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु ही होंगे। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे आ जाता है 1 मोल जो नाइट्रोजन है तो 1 मोल नाइट्रोजन में आपका 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के परमाणु होंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपका परमाणु होगा तो उसी के आपके जो भी आपका तत्व होगा तो उसी तत्व के आपके परमाणु उपलब्ध वहाँ पे होंगे। तो इसको जो है इस संख्या को आपको आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो आवोगाद्रो संख्या भी इसको बोलते हैं, ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या होगी आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 ये आपकी आवोगाद्रो संख्या हो गई। अगला आता है 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो 1 मोल परमाणु होंगे उसका जो टोटल द्रव्यमान होगा उसके 1 ग्राम में जो जितने भी परमाणु द्रव्यमान होंगे उनके बराबर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है इसके। तो जैसे मोल की संख्या निकालनी है तो मोल की संख्या में आपका जितना द्रव्यमान दिया होगा अपॉन मोलर द्रव्यमान, यानी जो आपका द्रव्यमान दिया हुआ होगा और उसके अपॉन मोलर द्रव्यमान, ठीक है। यानी स्मॉल m आपका द्रव्यमान को डिनोट करेगा और जो आपका कैपिटल M है वो आपके मोलर द्रव्यमान को डिनोट करेगा। जैसे आपकी मोल की संख्या निकालनी है तो मोल की संख्या में दिए गए कणों की संख्या अपॉन जितने आपके इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जितने आपके इसमें आवोगाद्रो संख्या में होते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दिए गए, जैसे n हो गया आपका नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का आपका जितने दिए गए जितने कण होंगे, नाइट्रोजन के अगर आपके 1 कण है तो 1 अपॉन आपके जो नाइट्रोजन परमाणु में 1 मोल में कितने होंगे तो आपके आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ऊपर जाके जो होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो हो गया या इसको लिख सकते हैं m अपॉन n। इसका जो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा m इक्वल टू n इंटू m अपॉन n0, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। अगला है किसी यौगिक में मौजूद परमाणु का प्रतिशत। जो कोई भी यौगिक होगा उसमें अगर परमाणु का प्रतिशत निकालना है, परमाणुओं का प्रतिशत, तो उक्त तत्व का जो द्रव्यमान होगा और यौगिक का द्रव्यमान, ठीक है, इंटू 100। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसी भी अगर यौगिक में परमाणु का प्रतिशत निकालना है, जैसे आपका कोई यौगिक है जैसे H2O है तो इसका अगर आपको परमाणु का प्रतिशत निकालना है तो इसके परमाणु का प्रतिशत जैसे उक्त तत्व का द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान H2O का जैसे आपको पता है ये आपका 18 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके यौगिक का द्रव्यमान होगा तो उसमें आपका इंटू 100 कर देंगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करें। तो इतने ग्राम लोहे में आपके कितने परमाणु होंगे। तो 1 मोल अगर लोहा होगा तो इसमें आपका 56 ग्राम 1 मोल में आपका प्रयुक्त द्रव्यमान होगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि इसका लोहे का आपका 56 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 मोल लोहा होगा तो उसमें आपके इतने लोहे के परमाणु होंगे, ये तो आपको बताया गया है, ठीक है। तो 56 ग्राम लोहे में कितने होंगे, इतने लोहे के परमाणु आपके होंगे, ठीक है। तो इतने अपॉन आपका 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। यदि किसी पदार्थ में एक अणु का द्रव्यमान इतना है तो इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ से आप देख सकते हैं, पदार्थ के जो एक अणु में द्रव्यमान इतने हैं और इतने अणुओं का द्रव्यमान जो आपका कितना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये वही क्वेश्चन है जैसे कि आपने 4-5 में पढ़ा होगा कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी। तो एक पेन की 10 है तो 10 पेन की कीमत 10 इंटू 10 इंटू ये आपका 100 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो जैसे यहाँ पे आ गया एक अणु का द्रव्यमान इतना है तो इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको आपका इससे आवोगाद्रो संख्या से आपका मल्टीप्लाई कर देना है। अगला आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। 0.5 मोल में N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा। तो 1 मोल में जो है नाइट्रोजन गैस वो आपकी ग्राम में उपलब्ध
N2 का मोलर द्रव्यमान। तो ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस यानी 28 ग्राम होगी। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 0.5 इंटू 28 यानी आपका 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 28 का आधा हो गया ये आपका, डायरेक्ट आपका 14 ग्राम आंसर यहाँ से आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी होगी। 8 ग्राम ऑक्सीजन O2 में अणुओं में इसकी संख्या कितनी होगी। तो आपका ग्राम में जो O2 है, O2 का मोलर द्रव्यमान आपका आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। और 32 ग्राम में आपका जो है आपका कितने होंगे, 32 ग्राम O2 के अणु इतने होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम में कितना होगा, इसको सीधे 8/32 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये निकल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, इनको एक बार आपको मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। तो देखिए पहले आपका IUPAC का पूर्ण नाम लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें कि IUPAC का जो आप, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि IUPAC का पूरा नाम जो है आपका हो गया आपका इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका IUPAC का पूरा नाम है। दूसरा आ गया परमाणु सिद्धांत की संरचना करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो परमाणु सिद्धांत की संरचना आपके डाल्टन ने करी थी। फिर आगे आता है आपका रासायनिक संयोजन किन्हीं 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो जो रासायनिक संयोजन के किन्हीं 2 नियम है वो आपका पहला आ गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दूसरा आ गया आपका, वो मैंने आपको बताया था दूसरा नियम जो कि आपका स्थिर अनुपात का नियम आपको बताया था। इसी में अगला आ जाता है आपका पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो ये आपकी परमाणु होगी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या किस मात्रक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो जो परमाणु त्रिज्या वो आपकी यूनिट के रूप में उपयुक्त होती है। आगे मैंने आपको आणविक द्रव्यमान को बताया था, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ये भी मैंने आपको समझाया था। फिर आता है आपका किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान मापने हेतु मानक तौर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर आप खुद यार डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए यहीं पे आप क्वेश्चन का वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप जो 1 दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आप दरोगा बन के रहेंगे। ठीक है, तो आप तैयारी में हमारे साथ बने रहिए और अपने जो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं उनको यार शेयर कर दो वीडियो। ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा ले सकें और आपके दोस्त और आप दोनों दरोगा बन सकें। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था आज। जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो आपका चौथा चैप्टर आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके जो 3 दिन हो गए हैं, आपके 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए हैं 9th के। तो अभी जो आपके टोटल 15 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, तो हो सकता है 15 चैप्टर हैं तो इसमें से कुछ आपके छोटे चैप्टर भी होंगे। तो हो सकता है हम कभी आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दें, या कभी हो सकता है हम या तो 2 चैप्टर नहीं तो लेकिन 2 वीडियो में आपके एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है दोस्तों आप तैयारी कर रहे होंगे और ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बस आपको इसी महीने आपको जान लगा देनी है। ठीक है, आप 2-3 घंटे पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।